हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल के वाइवा के क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर के आए हुए हैं। तो किस किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं उसको समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा डीसी मोटर से रिलेटेड, उसके बाद ट्रांसफार्मर से, उसके बाद हमारे इंडक्शन मोटर से, फिर रेक्टिफायर से। यानी कि इनसे रिलेटेड अगर आपके कोई भी प्रैक्टिकल है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और ये वीडियो हम आपको गारंटी देते हैं कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर कितने तरह की होती है? तो देखिए आप इसका जवाब देंगे कि डीसी मोटर 3 तरह की होती है। एक होती है डीसी सीरीज मोटर, दूसरी होती है डीसी शंट मोटर, और तीसरी होती है डीसी कंपाउंड मोटर। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए डीसी शंट मोटर का उपयोग जहाँ पर हमको कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है वहाँ पर किया जाता है, जैसे कि सिलाई मशीन, क्रेन, एयर कंप्रेसर, वैक्यूम क्लीनर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा स्टार्टर प्रयोग में लाया जाता है? तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर या फिर 4 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं? तो इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, एक होता है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, एक होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। तो ये 3 मेथड्स इसके होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फ्लक्स कंट्रोल मेथड क्या होता है? तो देखिए इसमें आप क्या बताएंगे कि इसमें मोटर के फील्ड वाइंडिंग के करंट को बदलकर स्पीड को कम या ज़्यादा किया जाता है या फिर नियंत्रित किया जाता है। तो इस मेथड को हम लोग फ्लक्स कंट्रोल मेथड कहते हैं, और यह ज़्यादातर शंट और कंपाउंड मोटर में होता है। इसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी मोटर की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसकी स्पीड का फार्मूला देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, 60 AEB अपॉन में 5 ZP होता है इसका फार्मूला। तो आप इसका फार्मूला यही बताएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर की स्पीड किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो देखिए डीसी मोटर की स्पीड वोल्टेज, आर्मेचर की करंट, आर्मेचर के रेजिस्टेंस और पोल में बनने वाले फ्लक्स पर डिपेंड करती है। तो इतने इसके फैक्टर्स होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर क्या होता है? जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप प्रॉपर डिफिनेशन बताएंगे ट्रांसफार्मर की। आप बताएंगे कि ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के माध्यम से बिना किसी आवृत्ति परिवर्तन के स्थानांतरित करता है। यानी कि आवृत्ति परिवर्तन का मतलब है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। उसके बाद इसका यूज क्यों करते हैं? इसका यूज हम लोग वोल्टेज और करंट के लेवल को कम या ज़्यादा करने के लिए, यानी कि कभी करंट को कम करने के लिए या कभी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर कितने तरह का होता है? तो ट्रांसफार्मर 2 तरीके का होता है। एक होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और एक होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर में किस किस तरीके के लॉसेस होते हैं? तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा कि ट्रांसफार्मर में 2 तरीके के लॉसेस होते हैं। एक होता है आयरन लॉस और एक होता है कॉपर लॉस। जो हमारा आयरन लॉस होता है ये हमारे कोर में होता है, और जो हमारा कॉपर लॉस होता है ये वाइंडिंग्स में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर के किस भाग में होता है और इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए इसका फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो कॉपर लॉस हमारे वाइंडिंग्स में होता है, अभी हमने आपको बताया, और इसका फार्मूला होता है I²R। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आयरन लॉस को निकालने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो आयरन लॉस को निकालने के लिए हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, और कॉपर लॉस को निकालने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। देखिए इसके बाद यह क्वेश्चन बन सकता है कि ओपन सर्किट टेस्ट किस पर होता है? रेटेड करंट पर होता है या फिर रेटेड वोल्टेज पर होता है? तो आप इसको याद रखिए, ये रेटेड वोल्टेज पर होता है जो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट होता है। इसके बाद क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर से। क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है?
तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, कई बार वाइवा में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर कितने तरह की होती है। तो इंडक्शन मोटर 2 तरह की होती है, एक होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और एक होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर। आपसे यहाँ पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, तो आप कैपेसिटर मोटर, यूनिवर्सल मोटर, AC सीरीज मोटर ये सब बता सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो इंडक्शन मोटर में 3 तरीके के लॉसेस होते हैं, एक होता है आयरन लॉस, एक होता है कॉपर लॉस, एक होता है मैकेनिकल लॉस। जो आयरन लॉस होता है ED और हिस्टेरिसिस लॉस के फॉर्म में होता है, और जो कॉपर लॉस होता है वो स्टेटर और रोटर के जो वाइंडिंग्स होती है उसमें होता है, और मैकेनिकल लॉस जो होता है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कितने तरह की होती है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कई तरह की होती है, जैसे कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, AC सीरीज मोटर, AC सीरीज मोटर को हम लोग यूनिवर्सल मोटर भी कहते हैं। उसके बाद सैडेड पोल इंडक्शन मोटर। तो ये सारे हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती हैं, इसका नाम आप बता सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कैपेसिटर इंडक्शन मोटर के टॉर्क का फॉर्मूला बताओ। यानी कि जब आप प्रैक्टिकल कर रहे थे तो वहाँ पर आप लोगों ने एक टॉर्क का फार्मूला देखा होगा, जो कि होता है 9.81 और ब्रैकेट में होता है W1 - W2 जो कि लोड होता है, और R मल्टीप्लाई में होता है जो कि रेडियस होती है पुली की। तो यह फार्मूला याद रखिएगा, यह भी पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर क्या होता है। तो रेक्टिफायर AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि AC से DC कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या अंतर होता है। तो देखिए, जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट करता है, जबकि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो दोनों हाफ साइकिल को कन्वर्ट करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड्स का उपयोग करके AC यानी कि जो हमारी AC करंट होती है उसको DC में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, जिसमें 4 डायोड लगे होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि करंट रेशियो क्या होता है और वोल्टेज रेशियो क्या होता है। तो इनपुट करंट और आउटपुट करंट के रेशियो को हम लोग करंट रेशियो कहते हैं, और इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज को हम लोग वोल्टेज रेशियो कहते हैं, जो कि बहुत आसान है, आप बता सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी कि रेक्टिफायर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो रेक्टिफायर को हम लोग पावर सप्लाईज में यूज़ करते हैं, बैटरी चार्जिंग में यूज़ करते हैं, रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट करने में यूज़ करते हैं, और DC मोटर के ड्राइव्स में यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में इसका एप्लीकेशंस होता है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इन सारे एग्जाम्पल्स को बता सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर का आउटपुट DC वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जब रेक्टिफायर आउटपुट में DC वोल्टेज देता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि वह कितना है। तो उसके लिए फार्मूला होता है कि पीक AC वोल्टेज माइनस डायोड वोल्टेज ड्रॉप मल्टीप्लाई में पावर फैक्टर। तो ये इसका फार्मूला होता है, आप इसको भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चंस को बार बार देखिए, वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से याद हो जाए। आपके ज़बान पे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर रहने चाहिए, ताकि आपसे जब एग्जामिनर पूछे तो आप वहाँ पर बता पाएँ। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वीडियो में कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।